दोस्तों नमस्कार। क्या भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या भारत में धीरे धीरे निरंकुश शासन आ रहा है? यानी डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी की स्थिति इस देश के भीतर आ रही है। 8 महीने पहले इस देश के 8 राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, जिसमें इस बात का जिक्र था कि भारत में लोकतंत्र है, इसे आप महसूस करते होंगे, लेकिन नई परिस्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर में निरंकुश शासन धीरे धीरे आ रहा है। और कल जो 18 पत्रकारों के संगठनों ने एक पत्र लिखा इस देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के नाम, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि डेमोक्रेटिक देश के भीतर निरंकुश परिस्थितियां कैसे धीरे धीरे और मुश्किल हालात पैदा कर रही है। उस दौर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो 8 महीने पहले इस देश के 8 राजनीतिक दलों के 9 बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर के साथ पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को बतलाया था कि किस तरीके से कैसी कार्रवाई हो रही है। और कल जब 18 पत्रकारों के संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखा, तो उसमें यह भी लिखा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा देरी हो जाएगी, अन्यथा हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। इन 2 पत्रों का कच्चा चिट्ठा इस देश के भीतर के खत्म होते लोकतंत्र की दिशा में क्या ले जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर पत्रकार ये कहने चले गए कि दरअसल आप हस्तक्षेप कीजिए, और आज ही मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर जब सुनवाई शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को उस सुनवाई में कहना पड़ा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ आप कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि मनी ट्रेल कैसे हुआ, मनी ट्रेल का कोई सबूत आपके पास है, और वो सबूत दे पाने की स्थिति में ईडी नहीं आ पाई। तो फिर यह सुनवाई 12 तारीख तक टल गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी अब यह आवाज आने लगी कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है उसका कोई सबूत है, या सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर ही। क्योंकि ईडी कहती है 2 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 2 करोड़ लिए तो किससे लिए, कोई सबूत है? जिससे लिए क्या उसके संबंध शराब पॉलिसी या शराब नीति या शराब घोटाले को लेकर थे, कोई सबूत है? किसने दिए पैसे, कब दिए पैसे, कोई जानकारी है? इससे पहले तो ईडी यह भी कह रही थी कि 100 करोड़ की हेराफेरी हुई, और आम आदमी पार्टी ने उस पैसे को गोवा के चुनाव में लगाया। तो क्या पूरी पार्टी को ही एक पार्टी के तौर पर लिया जाए कि क्या पॉलिटिकल फंडिंग इस तरीके से हो रही है और ईडी एक पार्टी बनाना चाहती है, यानी एक पक्षकार बनाना चाहती है? तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ईडी इस रूप में निकल कर आई, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा अगली बार आइए तो पूरे मनी ट्रेल के सबूत को लेकर आइए। दूसरी तरफ संजय सिंह को लेकर राउस कोर्ट के भीतर आज जब सुनवाई शुरू हुई, तो वहां भी ईडी ने यही कहा। 2 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, 2 लोगों ने किया। यह 2 लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, उनके फोन के जरिए पता चला। और जिस शख्स ने सबूत के तौर पर कहा, या जिस शख्स ने बयान दिया, उसने कहा कि टेलीफोन पर संजय सिंह ने पुष्टि की। तो क्या इसके कोई सबूत हैं? ईडी ने कहा सबूत हैं हमारे पास, हमने कुछ फोन जब्त किए हैं, हमारे कुछ दस्तावेज हैं, या फिर हम जो जानकारी ले रहे हैं, जिस शख्स ने ये बयान दिया है उसके चार्टेड अकाउंटेंट से भी हमने पूछा, और उसने बताया हां ये 2 करोड़ रुपए मूव हुए हैं। तो फिर कहा गया कि सबूत आप कब तक ला पाएंगे, और कहा गया कि हमें रिमांड चाहिए 10 दिनों की। राउस कोर्ट की अदालत ने कुछ वक्त लिया, और पहली बार ऐसा मौका था कि तकरीबन 45 मिनट का वक्त लिया, और उसके बाद कहा 10 दिन तो नहीं, 5 दिन की रिमांड पर आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद आप तमाम सबूतों के साथ अदालत में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी सबूतों का ना होना इस दिशा में चला गया, जब पूछा गया एएसजी से कि क्या आप सबूत दे पाने की स्थिति में आज ही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आधे घंटे का वक्त चाहिए होगा। तो यह आधा घंटा 12 तारीख तक में तब्दील हो गया,
और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पत्रकारों और स्वतंत्र पत्रकार जिन सवालों के जरिए इस देश में जो सवाल उठाते हैं, क्या उस पर भी ताला जड़ने की कोशिश हो रही है? तो क्या आज इस बात का जिक्र किया जाए कि असल परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है? क्योंकि एक एक पन्नों को आज आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। राउस कोर्ट के भीतर जब संजय सिंह को लाया गया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बात खुद रखूंगा। उन्होंने अपनी बात कृष्ण बिहारी नूर की कविता की 2 लाइनों से शुरू की। संजय सिंह ने कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमित अरोड़ा इनके पास था, दिनेश अरोड़ा इनके पास था। कई बार बयान दिया, दोनों ने बयान दिया है कई मौकों पर, लेकिन संजय सिंह का नाम इससे पहले कभी सामने नहीं आया। तो फिर ये अचानक संजय सिंह का नाम कहां से आया? ऐसा कैसे हो गया? और उसके बाद संजय सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर अदालत के भीतर कहा कि मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया है तो सख्त से सख्त सजा दीजिए। मुझे एक बार भी इससे पहले कोई नोटिस नहीं, कोई सम्मन नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन ईडी मांग कर रही थी, पहली सुनवाई थी तो रिमांड दिया गया, 10 दिन की रिमांड मांगी गई, 5 दिन का रिमांड दिया गया। अब एक हिस्सा राजनीतिक तौर पर है जिसमें इस देश के 8 राजनीतिक दलों ने 8 महीने पहले हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, और दूसरा पत्र जो इस दौर में पत्रकारों की तरफ से गया, उनके संगठनों की तरफ से गया है, वह भी उसी दिशा को इंगित कर रहा है। और एक पत्र प्रधानमंत्री को ही दिया गया जो खुद निरंकुश होते चले जा रहे हैं क्या? तो हमें लगता है कि उस पत्र के उन बातों को जिक्र करना चाहिए जिसमें क्या क्या आरोप लगाए गए थे और लिखा क्या गया था। उस पत्र में जो हस्ताक्षर करने वाले थे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, ये 5 मार्च को ये पत्र लिखा गया। इसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान दोनों मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लिखा। इसमें टीआरएस या कहीं बीआरएस के केसीआर के भी हस्ताक्षर, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के भी हस्ताक्षर। इसमें आरजेडी के नेता जो डिप्टी सीएम हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, उनके भी हस्ताक्षर। उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल किए जा चुके हैं, उनके भी हस्ताक्षर। शरद पवार राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, एनसीपी के नेता, उनके भी हस्ताक्षर। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके भी हस्ताक्षर। लेकिन इस पत्र में जो आरोप लगाए गए थे, मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को अगर परखें तो वो आरोप अभी भी क्या मौजूद हैं? और जिस निरंकुश सत्ता का जिक्र उस दौर में हो रहा था, क्या अभी भी है? और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से ये गुहार पत्रकारों के संगठनों ने ये कहकर लगाई, अगर आपने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो बहुत देरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब से पहले हमें लगता है आज उस पत्र के आरोपों को जरा उठाते हैं। उसमें कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उसमें लिखा गया यह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उसमें लिखा गया जो जांच एजेंसियां हैं, सरकार, सत्ता, उसका दुरुपयोग कर रही है। उसमें लिखा गया कि चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। उसमें यह भी लिखा गया कि 2014 के बाद नेताओं पर जो विपक्ष के हैं उनके घर पर छापा पड़ता है, कुछ को गिरफ्तारी होती है, कुछ को हिरासत में लिया जाता है, चंद घंटों की पूछताछ के लिए डिटेन किया जाता है। और लगता ऐसे है कि बीजेपी शासित और बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के पूरे केस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते समय उसमें जिक्र 2-3 नेताओं का भी किया गया था। उसमें एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा थे। जब वो कांग्रेस में थे तो 2014-15 में सीबीआई और ईडी ने उनकी फाइल खोली थी शारदा चिट फंड में। आज की तारीख में वो फाइल बंद है, ठंडे बस्ते में। इसी तरीके से नारायण राणे एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो मोदी सरकार के मंत्री हैं। उनकी फाइल भी खुली थी, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए तो वह फाइल भी बंद हो गई। तो यह एक परिस्थिति, और उस पत्र के मजमून को अगर आप पढ़ेंगे तो उस मजमून में बहुत साफ तौर पर लिखा था प्रधानमंत्री के नाम कि हमें उम्मीद है कि आप सहमत होंगे कि भारत अभी भी लोकतांत्रिक देश है।
और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरह विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, उससे लगता है कि हम एक लोकतंत्र से एक निरंकुश शासन में परिवर्तित हो रहे हैं। ये 8 महीने पुराना पत्र है जो प्रधानमंत्री को ही भेजा गया, और अब जब कल पत्र लिखा गया उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया था, उसमें चंडीगढ़ प्रेस क्लब के साइन थे, उसमें दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साइन थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के थे साइन, उसमें मुंबई प्रेस क्लब के साइन थे, उसमें गुवाहाटी प्रेस क्लब के साइन थे, उसमें इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के साइन थे, उसमें प्रेस एसोसिएशन के साइन थे, उसमें नेटवर्क ऑफ वुमेन मीडिया के साइन थे, उनमें इंडिया वुमेन्स प्रेस कॉर्प के साइन थे, उसमें केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म के साइन थे, ये जर्नलिस्टों के साइन थे। ये सारे हस्ताक्षर के साथ जिस पत्र को भेजा गया, उस पत्र में खुले तौर पर 2-3 बातों का जो जिक्र किया गया, 18 संगठनों ने जो कहा, उसमें उन्होंने सीजीआई से कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस 46 पत्रकार, संपादक, प्रोफेशनल से पूछताछ करती है, कोई जानकारी किसी को नहीं देती है, लैपटॉप ले जाती है, फोन जब्त कर लेती है, जो भी चीजें जब्त करनी है कर लेती है, और इसके बाद ये जिस तरीके से हो रहा है, क्या ये एक आशंका नहीं जतलाता है कि हम एक ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी खत्म हो जाए? क्योंकि पूछा जाता है कि आप किसान आंदोलन में थे, कैसी रिपोर्टिंग की, कोविड के दौर में आपकी रिपोर्टिंग क्या थी, इस दौर के भीतर में जो सीए एनआरसी आया था अल्पसंख्यकों के मद्देनजर, उसको लेकर क्या रिपोर्टिंग थी? तो क्या ये लोकतांत्रिक धागे को अब बचाने की स्थिति नहीं आ गई है क्या? और उसमें बकायदा पत्रकार के 18 संगठन ने एक लाइन भी लिखी कि देखिए, पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है, या इस देश के भीतर में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक तो कार्रवाई हो। और जब कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी तो क्या यह कहा जाए कि हम एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम की दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां कानून का कोई मतलब बचेगा नहीं? यह 2-3 सवाल उठाते हुए बकायदा कहा गया पत्रकारों की तरफ से कि कहीं देर ना हो जाए, हस्तक्षेप कीजिए। जाहिर है यहां पर एक साथ कई सवाल हर जहन में होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर, ध्यान दीजिए, तो 2-3 फैसले इस दौर में दे चुका है, और बकायदा पत्रकारों के पत्र जो सीजीआई को लिखे गए उसमें पेगासस का भी जिक्र किया गया कि वह पत्रकारों की भी किस तरीके से फोन पर जासूसी हो रही थी, उसको भी आपको जहन में याद होगा। और उसके अलावे कई एक पूरी लिस्ट दी गई चीफ जस्टिस को। ठीक इसी परिस्थिति के साथ एक लिस्ट 8 महीने पहले 8 राजनीतिक दलों ने लिस्ट बताई दी थी कि कैसे कैसे किन किन के खिलाफ किस किस रूप में कार्रवाई होती है, संजय राउत को कैसे पकड़ लिया जाता है और उनसे पूछताछ कैसे होती है, महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता नवाब मलिक हों या वहां के उस दौर के गृह मंत्री हों, उनको उठा लिया जाता है, किस रूप में कार्रवाई होती है, अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हो रहा है, इस दौर में तेजस्वी यादव को कैसे शामिल कर लिया गया जो उस समय नाबालिग थे, जिस तारीख के तहत उन पे ज़मीन और नौकरी का मसला आ रहा है। ये तमाम बातें जिस दिशा में जाती है तो कई सवाल एक झटके में इस दौर में उभर कर आते हैं। एक सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में 2-3 ऐसे फैसले दिए जिन फैसलों से सरकार की नींव हिलने लगी, क्योंकि वो फैसले बहुत साफ बतलाते थे कि सरकार सही मायने में ऑटोक्रेटिक होने की दिशा में बढ़ रही है। और 2 दिन पहले भी जब ईडी को लेकर सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रांसपेरेंट दिखते नहीं हैं, आपको ट्रांसपेरेंट लगना चाहिए, दिखना चाहिए, तो भी मैसेज क्लियर आया। और यह भी कहा गया कि आपका काम है कि इस देश के भीतर में आर्थिक अपराध ना हो, उसको रोकिए। और इन्हीं बातों का जिक्र अपने तौर पर ध्यान दीजिए तो जो नेताओं ने पत्र लिखे थे 8 महीने पहले, उसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है और शेयर बाजार में हड़कंप मच जाती है। वहां पर एसबीआई और एलआईसी का पैसा, जो जनता का पैसा है, 80,000 करोड़ से ज़्यादा, वो डूब जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं। और दूसरी तरफ अडानी की कंपनी, अडानी शब्द नहीं लिया गया वहां पर, लेकिन कॉरपोरेट का जिक्र करते हुए बताया गया कि किस तरीके से मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, वो काम करना चाहिए, वहां आप क्यों नहीं जांच कर पाए। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है और पूरी देश के भीतर और दुनिया के भीतर मुश्किल हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई
इस देश में सत्ता के सामने सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी हम सिर्फ संविधान के आश्रय देखें, या फिर संसद के भीतर की ताकत का एहसास डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ ले जाती हुई राजनीतिक सत्ता ने अब कराना शुरू कर दिया। क्योंकि मसला सिर्फ हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड का बात नहीं है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया, उसने एक झटके में परसेप्शन इस देश के भीतर यही बनाया कि सरकार अपने हिसाब से चुनाव भी कराना चाहती है। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी ट्रांसपेरेंट कैसे हो, निष्पक्ष कैसे लगे, उस दिशा में चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी होगी, 3 लोग होंगे। लेकिन एक झटके में पार्लियामेंट के भीतर बिल ले आया गया और बताया गया कि नहीं नहीं, इसमें सीजीआई की जरूरत है नहीं, चीफ जस्टिस की जरूरत होती नहीं है। और ये पूरी पहल में हम तय करेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा जो लोकसभा में है, और हम एक तीसरे व्यक्ति को तय करेंगे, वो व्यक्ति मिनिस्टर लेवल का होगा, और वही तीनों मिलकर तय कर लेंगे। यानी सरकार के 2 बंदे, एक विपक्ष का बंदा, और 2-1 से जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। तो फैसला किसका होगा, क्या होगा, यह एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, जो कहता है कि सरकार अगर खुद नियुक्त जिसे करती है, वह सरकार से सवाल कैसे कर सकता है। अब जाहिर है यही सवाल ईडी और सीबीआई को लेकर भी होगा, आईटी को लेकर भी होगा, इस देश के हर उस संस्थान को लेकर होगा जिन संस्थानों से कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान चेक एंड बैलेंस की उम्मीद करता है, या उसको इसने पावर दिया हुआ है कि आप स्वायत्त इसीलिए हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसीलिए है कि आप इस देश के भीतर में कोई भी पिलर डेमोक्रेसी का खुद को तानाशाह न समझने लगे। इसीलिए कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। लेकिन अगर पार्लियामेंट की ताकत के आश्रय सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन को भी बदलने की स्थिति में संसद आ चुकी है, और संसद बिल सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर नहीं आई, चुनी हुई दिल्ली की सरकार को भी पावर होना चाहिए। यह भी तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन इस फैसले के पूरी तरह से उलट दिया सत्ता ने बिल लाकर संसद के भीतर, वहां उसके पास ताकत है। तो 2-3 बातें बड़ी गौर करने वाली बात है कि पार्लियामेंट के भीतर अगर सत्ताधारी दल के पास बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में आ जाता है, तब इस देश के भीतर सत्ता जो नहीं चाहती है वो कैसे लागू हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी जिन फैसलों को देता है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावे इस देश की आम जनता के भीतर, चाहे वो पत्रकार हो, प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, सभी तो इस देश में कानून से बंधे हुए हैं, और कानून को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन का पावर जब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, और संसद का वरहस्त और वरदस्त खुले तौर पर सत्ता ने यह एहसास कराना शुरू कर दिया कि संसद में हुआ फैसला ही सब कुछ मान्य है, तो फिर इसके बाद बाकी इंस्टीट्यूशन कैसे बचेंगे। तो क्या अब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करने की स्थिति में अगर इस दौर में निकल कर आता है, तो क्या यह ईडी हो या दिल्ली पुलिस हो, उसकी नींव, उसकी जांच के तौर तरीके और इस पूरी प्रक्रिया में जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सत्ता जो तमाम एजेंसियों का राजनीतिक तौर पर उपयोग कर रही है, क्या उसकी अपनी नींव भी हिल जाएगी अगर ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दौर में वक्त बहुत कम है, 6 ही महीने का वक्त है। इस 6 महीने के भीतर सारी राजनीति को, सत्ता को अपने अनुकूल साधना है, और अनुकूल करने के लिए उसके बीते 5 बरस या बीते 10 बरस के कामकाज मायने नहीं रखते हैं। उसके लिए मायने रखता है कि इस देश के भीतर में विपक्ष एक वैक्यूम की स्थिति में रहे, जहां पर वह सीधे सीधे चलता चला जाए। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दिल्ली की सत्ता इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को भी तबाह कर चुकी हो, और जांच एजेंसियों को अपने अपने राज्य में गैर बीजेपी शासित राज्यों ने ना आने दिया हो, यह भी इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बाखूबी देखा समझा है। तो क्या भारत के भीतर की परिस्थिति डेमोक्रेसी से हटकर ऑटोक्रेसी की दिशा में जा चुकी है? सुप्रीम कोर्ट इसे समझ रहा है, लेकिन क्या उसको भी पलटने की ताकत मौजूदा सत्ता में है, या उसने अपने पूरे सिस्टम को इस रूप में क्रिएट कर लिया है जहां पर अब कोई
कैसे कहेगा सिवाय इसके कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान लीजिए, इससे हटकर कोई क्या कह सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जब पलटने की ताकत पार्लियामेंट के भीतर आ चुकी है और लगातार अपनी ताकत के जरिए वो एहसास करा रहा है, तो कैसे एहसास करा रहा है? हमें लगता है इसको समझने के लिए एक बात और समझनी चाहिए कि इस देश के भीतर में विपक्षी राजनीतिक दल जो एक साथ बनकर आए, उनके पास कम राज्य नहीं है। कांग्रेस के पास 4 राज्य है, कर्नाटक, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आम आदमी के पास 2 राज्य है, दिल्ली और पंजाब। जनता दल यूनाइटेड के पास बिहार है, सीपीएम के पास केरल है, डीएमके के पास तमिलनाडु है, टीएमसी के पास वेस्ट बंगाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास झारखंड है। बीजेपी के पास कितने हैं? बीजेपी के पास 6 राज्य हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, जो अभी भी एक लिहाज से बटी हुई सरकार है। कुछ उसके विधायक ले लिए, कुछ उसको डरा दिया। यह जो डराने और साथ में लेने की परिस्थिति है, ये भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर तो नहीं करती है, क्योंकि इसका एक दूसरा रूप भी है। महाराष्ट्र में मान लीजिए शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को खरीदा। लेकिन उससे हटकर अगर ध्यान दीजिए तो तेलंगाना में केसीआर तो साइन कर रहे थे कि ऑटोक्रेसी आ रही है 8 महीने पहले। आज वही केसीआर खामोश क्यों हो गए? उनको किस बात का डर है? इन्हीं एजेंसियों का डर है। ये खुली किताब की तरह है। इस दौर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्यों केंद्र से सौदा किया हुआ है? उनको लगता है विपक्ष में एक वैक्यूम है, उनको सेंटर से मदद चाहिए होगी तो कौन देगा, क्योंकि यहाँ तो फेडरल स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं बचता है। जीएसटी तक के पैसे तो स्टेट को नहीं दिए जा सकते हैं। जगन रेड्डी क्या सोचते होंगे आंध्र प्रदेश में? तो ये सारे लोग न्यूट्रल नहीं है। ये सारी परिस्थिति बताती है कि इस देश का समूचा सिस्टम ही कैसे एक ऑटोक्रेटिक एस्पेक्ट में चला गया है। तो सवाल खड़ा करे कौन? और सवाल खड़ा करते करते अगर सुप्रीम कोर्ट की चौखट आ गई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को परेशान कर सकता है, माथे पर शिकन ला सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इस दिशा में चला जाए कि यह ऑटोक्रेसी की परिस्थिति है, तो एक झटके में भारत की राजनीतिक स्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि इस देश की जनता के भीतर भी तो बहुत सारे सवाल होंगे, और शायद इसीलिए एक आखिरी आस और आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही बची है। और यह मौका शायद इतिहास में दर्ज है, होता चला जाएगा। और इतिहास आने वाले वक्त में जब पुरानी किताबों को लोग पढ़ेंगे, टटोलेंगे, समझेंगे, तब शायद इस दौर की सही व्याख्या वो समझ पाएंगे कि ये दौर डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की दिशा में कैसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। संविधान की परिभाषा करने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे कुंद करने की कोशिश संसद के जरिए हुई। संसद के भीतर अपनी ताकत दिखाने की परिस्थिति में मौजूदा सत्ता ने कैसे कामकाज किया। ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल आंखों के सामने है। सवाल सिर्फ एक है, उम्मीद और आस। चुनी हुई सत्ता से हटकर जब सुप्रीम कोर्ट को देखने लगे तो मतलब बहुत साफ है, इस देश के संविधान को लेकर हमारा कानून काम नहीं कर रहा। और इसीलिए पत्रकारों ने लिखा, पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इसीलिए आप हस्तक्षेप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।